बात कर रहे हैं कर्नाटक के सियासी ड्रामे की जो पल पल बदल रहा है और लग ही रहा है कि अभी ये तस्वीर बहुत जल्द साफ होने नहीं जा रही है, क्योंकि हम आपको ये बताएं कि विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि जिन 13 एमएलएज ने इस्तीफा दिया है उनमें से 8 ने जो रूल्स हैं उसके हिसाब से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया गया है, सिर्फ 5 का कबूल किया गया है। और उनमें से कुछ एमएलएज जो है उन्हें 12 तारीख का और कुछ को 15 तारीख का मिलने का वक्त दिया गया है। तो आप ये समझिए कि 12 और 15 तक तो ये तस्वीर साफ नहीं होने जा रही है। इस पर बात करने के लिए दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, लग रहा है कि अभी कुछ दिन इसी तरह से ये ड्रामा चलने वाला है, और क्या आपको लग रहा है ये कांग्रेस से ज्यादा माफ करिएगा बीजेपी से ज्यादा ये कांग्रेस का खेल है, क्योंकि सिद्धारमैया और कुमारस्वामी के किस तरह के रिश्ते हैं, 36 का जो आंकड़ा है उनके बीच वो किसी से छिपा नहीं है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से जो विधायक गए हैं, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, अगर उन विधायकों के साथ सिद्धारमैया के रिश्तों की अगर बात देखें तो आपको लगेगा कि कांग्रेस के अंदर जो आपसी खींचतान है, जो कांग्रेस के अंदर जो आपसी बवंडर एक तरह से मचा हुआ है, उसका नतीजा ये है कि वहां पर कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिरने जा रही है। एक बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था ब्रेक से पहले, जैसे कि आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि स्पीकर ने जो कहा कि 8 का नियमों के मुताबिक नहीं है, 5 का है, लेकिन जिनका नियमों के मुताबिक है उनको भी मिलने के लिए बुलाया गया है। तो अब जो है ये एक बड़ी बात होगी बुसरा जी, क्योंकि स्पीकर के सामने इन पर्सन जाना, व्यक्तिगत रूप से जाना, और ये जो तमाम विधायक, कभी मुंबई की बात आ रही है, कभी पुणे की बात आ रही है, कभी गोवा की बात आ रही है, बाई रोड मुंबई की हालत तो हम सबको पता ही है किस तरह से वो जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्या ये विधायक उस डेट को स्पीकर के पास पहुंचेंगे? क्या ये विधायक स्पीकर के सामने जाकर ये कहेंगे कि जेन्युइन हमने इस्तीफा दिया है? और जिस तरह के सूरत हाल है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने विधायकों को एक तरह से बैरिकेटिंग करके छुपा के उन्होंने रखा हुआ है, तो जब वो विधायक बाहर निकलेंगे तो फिर जेडीएस और कांग्रेस क्या दोबारा से उनको मनाने की कोशिश करेगी? अभी तक क्या होता था कि कांग्रेस के विधायक बगावत करते थे, कांग्रेस का नेतृत्व या कोई बड़ा नेता जाता था, उनको मना लिया जाता था, डीके शिव कुमार जाते थे। अभी कांग्रेस के नेता अपने उन विधायकों तक अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं जो इस्तीफा देकर एक तरह से गायब हो गए, जो चले गए। और इसमें हमने ये भी देखा कि जो नागेश्वर हैं, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उनके पीछे बाकायदा तौर पर जो डी शिव कुमार हैं उन्होंने पीछा किया, 5 मिनट की देरी रह गई, एक फिल्मी अंदाज में और नहीं पकड़ पाए। और एक लेकिन उससे भी बड़ा दिलचस्प आपको सोचना होगा कि जो भाग गए वो तो भाग ही रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो तो नहीं आ रहे। हाँ। रोशन बेग जैसा विधायक, जो कद्दावर नेता, अल्पसंख्यक समुदाय का कद्दावर नेता, लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने आलोचना कर दी नेतृत्व की, हार की वजह पूछ ली, निलंबित कर दिया, अब वो इस्तीफा दे रहे, वो तो बेंगलोर में मौजूद है, वो कह रहे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। उनको तो बना लेते कम से कम, आपने निलंबित कर रखा था। उन्होंने कल कहा बड़े भावुक अंदाज में कि मेरा अपमान किया गया, मुसलमानों का कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, मैंने यही तो सवाल उठाया था और मुझे निलंबित कर दिया गया। तो कम से कम जो है बेंगलुरु में, उनको मनाने की कवायद तो करते, यहीं पे चूक हो रही है। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की आपसी खींचतान और दिल्ली में जो नेतृत्व और आलाकमान हुआ करता था, वो शायद अपनी ही परेशानियों में इतना उलझा हुआ है कि उस तरफ क्या निर्देश देना है वो नहीं दे पा रहा है, और वही खींचतान की वजह से स्थिति फिलहाल सुलझती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, और लग रहा है कि इसमें और बहुत वक्त लगने वाला है। और क्या वाकई में जो सिद्धारमैया का लालच है, या फिर कांग्रेस के जो वहां पावर लीडर है उनका क्या जो लालच है, क्या उस लालच की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक की गद्दी से भी कांग्रेस और जेडीएस को हाथ धोना पड़े? परवेश जी, अगर हम ये देखते हैं अभी तस्वीर, तो ये ज्यादा लगता है कि अभी फिलहाल, क्योंकि अगर इस्तीफा दे दिया है तो जाहिर सी बात है दल बदल कानून के तहत वो सरकार में भी नहीं रह पाएंगे जिन एमएलएज ने इस्तीफा दे दिया है, अगर वाकई में वो उन्होंने सीरियसली इस्तीफा दिया है। और अगर उनको एक्सेप्ट हुआ है जी, एक्सेप्ट हुआ ही नहीं है जी, जाहिर सी बात है अभी जी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। और अगर एक्सेप्ट नहीं होगा और मान लीजिए कि व्हिप जारी होता है, ये कहा जाता है अगर राज्यपाल ये कहे कि विश्वास मत आप लेकर आइए विधानसभा से, तो विश्वास मत के लिए जाते हैं, व्हिप जारी होता है, उस समय वो विधायक अगर खिलाफ में वोट करते हैं तो भी उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन उस सूरत हाल में क्या होगा कि एक बार खिलाफ में वोटिंग हो गई तो इसका मतलब है कि सरकार आपकी चली गई। यहां पे कांग्रेस और जेडीएस के सामने बुसरा जी समस्या यही पैदा हो गई है कि विधायकों को सदस्यता गंवाने का कोई डर रहा ही नहीं है, वो सिर्फ एक मोटो लेके काम कर रहे हैं कि आपकी सरकार गिरे, और ये सबसे बड़ा खतरा है। इस तरह की सिचुएशन कभी कभी भारतीय राजनीति में पैदा
पैदा होती है। आमतौर पर यह होता है कि एक डर दिखा दिया जाता है कि देखो खिलाफ में जाओगे तो सदस्यता निलंबित हो जाएगी क्योंकि स्पीकर हमारा है। लेकिन यहाँ स्पीकर भी अपना है, सरकार भी अपनी है, मुख्यमंत्री भी अपना है, लेकिन उन विधायकों को डरा नहीं सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं, वो तो सदस्यता गंवाने को ही तैयार बैठे हैं। आप क्या कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? संतोष जी, ये लालच ज्यादा है क्योंकि ये लालच दिया भी जा रहा है और एकदम से सबका इस्तीफा ले लिया गया। तमाम जितने मिनिस्टर्स हैं सिर्फ और सिर्फ अभी सीएम वहां पर बने हुए हैं, सबका इस्तीफा ले लिया गया है। ऐसे में उन्हें सिचुएशन भी दिखाई जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि एक तरह का लालच भी है उन एमएलएस का, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो अपनाई जा रही हैं? नहीं, वो लालच का जो गाजर कहते हैं ना, वो लटका दिया गया है कि देखो हमने सारे मंत्रियों से इस्तीफा दे दिया, अब वापस आ जाओ, सुबह का भूला जो शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, और हम आप सबको मंत्री बनाने को तैयार है। देखिए खुला खुला ऑफर है कि ठीक है वो 6 महीने रह चुके, 1 साल रह चुके, अब आप सारे लोग आ जाओ, एक खेत में आप भी मंत्री बन जाओ। लेकिन सवाल वही है कि अगर ये सारे आके मंत्री बन जाएंगे तो जिनको मंत्री पद से हटाया गया है फिर वो क्या करेंगे? क्या वो 2 महीने बाद फिर वो बगावत नहीं करेंगे? क्या 3 महीने बाद वो बगावत नहीं करेंगे? तो इसका स्थायी समाधान तो फिलहाल कर्नाटक के नाटक का मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि कुछ दिन और लगेंगे कि सरकार बचती है या गिरती है, और सरकार अगर बच भी जाए तो भी इसका टिके रहना लंबे समय तक बहुत मुश्किल है। जी बुशरा, ये गठबंधन उसी प्रकार का है, वहां बस अंतर सिर्फ इतना है कि वो चुनाव के बाद बना और एक गठबंधन उत्तर प्रदेश से बना था जो चुनाव के पहले बना था। लेकिन क्योंकि वैचारिक मतभेद दोनों में थे, जेडीएस और कांग्रेस जो आपस में धुर विरोधी रहे, भाई कुमारस्वामी, एचडी देवेगौड़ा और सिद्धारमैया, इन दोनों में कभी बनी ही नहीं। दोनों अलग अलग धुरी रहे कर्नाटका की राजनीति के अंदर। अब वो आप कह रहे हैं कि आप आके साथ बैठो, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? जाता है सियासत में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। आप ये देखें जम्मू कश्मीर में, आप ये देखें कि बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। वो किस लिए बनाई? वैचारिक द्वंद नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हिस्सेदारी की लड़ाई है कि सरकार में अगर इतना आ रहा है तो इसमें हिस्सा किसको कितना मिलना चाहिए। ये लड़ाई हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई मंत्री पद की है। ये एक अच्छी चीज हुई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय के, उन्होंने कैपिंग लगा दी है कि इससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते, नहीं तो इनका बस चलता तो शायद जितने विधायक थे सबको मंत्री बना दिया जाता। तो ये एक अच्छी चीज कैपिंग लगा दी कि मंत्री बन जाए। हमने देखा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार में देखा था 96-97 मंत्री हो गए थे उस समय। हम नॉर्थ ईस्ट में देखते थे कि जितने विधायक होते थे सत्तारूढ़ पार्टी के सारे मंत्री हो जाते थे। तो एक अच्छी बात है कि कैपिंग लगा दिया गया है, एक लिमिट तय कर दी गई, उसकी वजह से उस लिमिट से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। नहीं तो यहाँ पे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हिस्सेदारी की है। सत्ता में किसको कितनी हिस्सेदारी मिले, और हिस्सेदारी मतलब कितना पावर मिले, कितना फायदा मिले, लड़ाई उस बात की है। कांग्रेस जेडीएस लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक आपस में लड़ रहे हैं, और कई खेमों में लड़ाई हो रही है। और निश्चित तौर पर इनकी आपसी लड़ाई का फायदा जो सामने पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कर्नाटक में, अगर वो उठा रही है तो जैसा कहते हैं कि राजनीति होती है और राजनीति में सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य होता है। तो ये उनका अपना एक स्टैंड है कि अगर अपने आप सरकार गिरती है तो हम बनाएंगे। नहीं, आपको ये लगता है कि प्रवेश जी के एक बार फ्लो टेस्ट हार चुके हैं अभी इसी इलेक्शन में बीजेपी, अब दोबारा से इस तरह की सिचुएशन बने, उससे बेहतर उसके लिए यह है कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तब भी उसके लिए विन विन सिचुएशन है? क्योंकि लोकसभा में हमने देखा कि जिस तरह से उसे जीत मिली है, एक तरह से हम ये देखें कि कांग्रेस और जेडीएस का सुपर ही एक तरह से साफ हो गया है वहां पर। तो यहाँ पर तो विन विन सिचुएशन में पहले भी उसकी 105 सीटें आई थी। नहीं, बीजेपी को तो कोई नुकसान इसका नहीं है। देखिए अगर चुनाव होते हैं तब भी वो ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए, क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीत उसके लिए शायद बेहतर होगा अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो। और दूसरी चीज जो ये जो छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी छोड़कर के गए हैं, वो वहां पर छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दिया है, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाग करके वो बीजेपी में जाएंगे, तो उसके लिए तो फायदे की स्थिति है। लेकिन बीजेपी अभी वेट कर रही है, मुझे जो ऐसा लगता है बीजेपी वेट कर रही है। हो सकता है कि ये सारी स्थिति उसके पक्ष में आ जाए और सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया है, कुमारस्वामी का भी आप अभी चला रहे हैं, कुमारस्वामी भी शायद इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है, उस स्थिति के अंदर सरकार तो चलानी है, किसी न किसी को सरकार तो बनानी है, किसी न किसी को। उस स्थिति में हो सकता है बीजेपी के पास सरकार बनाने का मौका आ जाए। अगर दूसरी स्थिति बनती है कि भाई कोई सरकार बनाए ना, चुनाव के लिए बात हो जाएगी, भाई अगला चुनाव ही करा लीजिए, आप मध्यवर्ती चुनाव करा लीजिए, उस स्थिति में भी बीजेपी को फायदा होने वाला है। यानी कि इसमें टोटालिटी में फायदा जो होने वाला है वो बीजेपी का ही होने वाला है। सरकार अभी भी बन सकती है या सरकार चुनाव के बाद बन जाए, फायदा बीजेपी को होने वाला है।
ऐसा मुझे देखने में। लेकिन संतोष जी, अगर सिचुएशन उल्टी कर देते हैं हम, कि अगर ये मान लें कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है और जिस तरह से अभी कांग्रेस की सिचुएशन है वो जेडीएस की हो जाती है, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि जेडीएस उतनी ही कंफर्टेबल हो पाएगी जितनी कांग्रेस है? क्योंकि एक तरह से कुर्बानी कहें, लालच कहें, जो भी आप कह सकते हैं, कि कांग्रेस ने ऑफर किया जेडीएस को, जेडीएस के तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा कि उनका चीफ मिनिस्टर बन सकता है। नहीं, तब विधायक नहीं, तब नेता नाराज हो जाएंगे। तब जेडीएस के विधायक नाराज नहीं होंगे, तब कुमारस्वामी नाराज हो जाएंगे जो कि अभी मुख्यमंत्री है, तब एचडी देवगौड़ा साहब नाराज हो जाएंगे जो पार्टी के एक तरह से जो संरक्षक या पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो ये मुद्दा नहीं है। देखिए, जेडीएस जिस तरह का एक क्लेवर रहा है, जिस तरह की पार्टी रही है, सत्ता में वो सीट पर रहेंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है कि कांग्रेस को वो कहे कि ठीक है आप सरकार बनाइए। अभी ऐसी लग नहीं रही है, लग रहा है कि सिद्धरामैया का खेल ज्यादा है ये। नहीं तो फिर वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। देखिए, उनके लिए आज उनकी बात कर ले, हम मायावती की बात कर ले, आप इस तरह की कल्पना आज के हालात में नहीं कर सकते हैं कि वो कहे कि ठीक है मुख्यमंत्री आप बन जाओ, हम आप हमारे नेता जो है विधायक जो है वो मंत्री बने। मायावती जी की कम सीटें होने के बाद भी बीजेपी के ज्यादा सपोर्ट किया। और जेडीएस जिस तरह की पार्टी रही है, आप ये देखिए, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरह से परिवार के तमाम लोगों को टिकट दे दिया गया। वो किसी पे भरोसा ही नहीं करेंगे। क्या कुमारस्वामी उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल होंगे, जिसकी संभावना कम है? क्या कुमारस्वामी किसी और व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? यहां तक कि अपने करीबी से करीबी व्यक्ति को भी नहीं बनाएंगे। पता लगा पूरी की पूरी पार्टी जो जेडीएस है वो हाईजैक करके ले जाए। तो इस बात की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने और जेडीएस उसको बाहर से समर्थन करे। क्या इसकी कोई आपको संभावना लगती है कि जेडीएस बीजेपी के साथ चले जाए? हालांकि गिवन सिचुएशन में अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने देखा कि जेडीएस मुखालफत उसने की लोकसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, और अगर ऐसा करती है तो जिन पार्टी से उसे सपोर्ट मिला हुआ है नेशनल लेवल पर, वो सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। क्या इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आप? देखिए, इस बात की भी संभावना ना के बराबर है बुशरा जी। लेकिन मैं एक, आपने जो इससे पहले जो सवाल पूछा था, एक बड़ा इतिहास के एक वाक्य का जिक्र करना चाहूंगा कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उस समय जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और फिर कांग्रेस हल्कों से जो संयुक्त मोर्चा उस समय बना था उनको एक मैसेज फ्लोट किया गया, दिया गया कि ठीक है, हमने आपको सरकार तो बना दी ना, आपका प्रधानमंत्री तो बना दिया, अब आप मुझे प्रधानमंत्री बना दो। सीताराम केसरी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस को सपोर्ट दे दो। और देवगौड़ा साहब ने अपने जनता दल और बाद में जो तमाम जो उनके गठबंधन के साथी थे उनको कन्विंस कर लिया कि नहीं, हम विपक्ष में बैठेंगे लेकिन कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे। तो सेम वही फॉर्मूला कर्नाटक में है कि ठीक है, मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा बनेगा, नहीं तो हम पूरा खेल बिगाड़ देंगे। यहां पे ये बात है। दूसरी बात कि क्या आज की तारीख में जेडीएस बीजेपी के साथ जा सकती है? देखिए, क्योंकि नहीं जा सकती, क्योंकि बीजेपी भी मुख्यमंत्री पद तो ऑफर करने जेडीएस को नहीं जा रही है। वो नहीं चाहेगी कि जेडीएस को सरकार बनाने की इजाजत दी जाए और वो जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो जो है बाहर से समर्थन दे या उनके विधायक शामिल हो। तो जाहिर सी बात है कि जेडीएस एक बड़ा फैक्टर तो है, एक बिना उनके समर्थन के सरकार बन नहीं सकती। लेकिन लेकिन वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि किंग हम बने, किंग मेकर की भूमिका कोई और निभाए। तो ये जो पूरा विवाद जो अभी आ भी रहा है वो जेडीएस के अपने अंदरूनी हलकों से तो नहीं आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। जेडीएस कोशिश जरूर कर रही है लेकिन वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है कि देखिए, कांग्रेस ने अपने आप समर्थन दिया था, कांग्रेस अपने विधायकों को मनाए, सरकार की तरफ से, जेडीएस की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो सहयोग चाहिए वो हम देने को तैयार है। तो जेडीएस फिलहाल सरकार जाती जरूर दिख रही है लेकिन इस विवाद में बहुत ज्यादा भूमिका में वो है नहीं, वो निभा नहीं सकती। भूमिका कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेताओं की है और कांग्रेस के आला कमान की है जो चुपचाप बैठा हुआ है। जी जी। बीजेपी की भूमिका तभी शुरू होगी जब स्पीकर की तरफ से कुछ आ जाता है। देखिए, अभी तो यह है कि विधायकों को बचा कर रखा जाए जो बगावत करके गए हैं। स्पीकर का क्या फैसला आता है, किस तरह का फैसला आता है, फिर राज्यपाल का क्या रुख होगा। ज्यादा उम्मीद जो आज की तारीख में मुझे लग रही है बुशरा जी की, हो सकता है कि ये मामला हाईकोर्ट में जाए, न्यायपालिका में जाए, पहले हाईकोर्ट में जाए, उसके बाद उच्चतम न्यायालय में आए, क्योंकि स्पीकर का जो फैसला होगा, जो 5 और 8 का इस्तीफा स्वीकार करना और नियमों के मुताबिक न देने की बात कही गई, व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बात कही गई है, ये वो तमाम मामले हैं जिसको लेकर ये मामला मुझे इस बार लगता है कि न्यायपालिका में जाएगा। तो ये माने फिर क्या परवेश जी के अभी 2, 4, 5 दिन में, कोई कह रहा था कि 48 घंटे में सिचुएशन साफ हो जाएगी, कोई कह रहा था कि अभी आप 72 घंटे इंतजार करिए, देखिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस दावा कर रही है हमारे पास 118 एमएलएज हैं, जेडीएस उन सबके मिला के, तो लग ये नहीं रहा है अभी फिलहाल जो सिचुएशन है कि अभी लग रहा है कि कुछ दिन तो ये सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं आने वाली है। देखिए, एक चीज बुशरा, बड़े मैं आंकड़ों पे देखता हूँ, 105 बीजेपी के पास हैं जी, 2 इंडिपेंडेंट हैं, है ना, तो 107 हो गए,
जी। अब अभी उनको जो कितने रेजिग्नेशन दिया है वो एक इंडिपेंडेंट है, नागेश जो है जी। मतलब इंडिपेंडेंट तो आ जाते हैं, मैक्सिमम वो आ जाते हैं समर्थन में, 107 के करीब हो जाते हैं। उसके बाद उनको सीटें कितनी चाहिए? 6 MLA उनको चाहिए ना, 6 MLA चाहिए ना। तो मैंने फिर वही बात कह रहा हूँ कि बीजेपी अभी विन विन पोजीशन के अंदर है, और कुछ भी हो सकता है राजनीति के अंदर। राजनीति में कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जहां तक हमारे साथी ने कहा, पाठक जी ने, कि जेडीएस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जेडीएस के कुछ नेताओं को केंद्र में जिम्मेदारी दी जाए और वहां पर उनको समर्थन दिया जाए। जिस तरह से बीजेपी का पूरा चल रहा है इस समय, उस हिसाब से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस हिसाब से बीजेपी को वो स्टेट में सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास तो केवल 6 सीटें कम है, 6 से 7 सीटें उनको कम है, और 6 से 7 सीटें वो मैनेज कर सकते हैं बड़े आराम से। और जैसा कि लग रहा है पोजीशन देख करके, उस हिसाब से तो है। अगर उनको हटा भी दिया जाए तो 211 सीटें रह जाएंगी, 211 में तो और आसान हो जाएगा। फिर तो 104 ही चाहिए, 106 ही चाहिए, वो तो उनके पास ऑलरेडी है। संतोष जी, हमने देखा था जब ये अलायंस हुआ था तब दानिश अली जो क्या बीएसपी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने एक बहुत ही कमाल के स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उन्होंने एक रोल निभाया था जेडीएस की तरफ से। कांग्रेस में भी हमने देखा था कि उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबसे मुलाकात की थी, अब वो बीएसपी में शामिल हो गए हैं। क्या आपको लग रहा है इस तरह के स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वो दोनों तरफ से उनकी कमी देखी जा रही है? क्योंकि डी शिव कुमार का जो रोल हमने तब देखा था और उसके बीच में भी हमने देखा कि कई जब एमएलएस बागी हुए थे, वो रोल, वो फायर अभी नजर नहीं आ रही है। देखिए, डीके शिव कुमार साहब का जो रोल है, जो भूमिका है, वो मैनेजर की भूमिका ज्यादा है। देखिए वो भी उसके बाद आपने देखा होगा कि वो नाराज थे। मैनेजर और मैसेंजर की भूमिका में ज्यादा है, और जिस तरह से पहले सरकार बनाने में भूमिका निभाई, जिसका खामियाजा भी एक तरह से वो मानते हैं कि उनको भुगतना पड़ा था। बाद में तमाम जो जांच एजेंसियां थी ऐसा आरोप लगाते रहे हैं। उस समय आला कमान की तरफ से जो सपोर्ट, जो सहयोग मिलना चाहिए था, वो सहयोग नहीं मिला, इसलिए थोड़े नाराज थे। इस वाली भूमिका में देखिए कि जैसे ये समस्या खड़ी हो गई, एकदम से इंटरव्यू नहीं किया। मुझे लगता है बाद में राज्य स्तरीय नेताओं ने उनको कहा होगा कि ठीक है आप जाइए, मनाइए, उसके बाद वो उतरे। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि फिल्मी अंदाज में 5 मिनट से चूक गए उनको पकड़ने में, तो उनकी भूमिका मैसेंजर की और मैनेजर की बहुत ज्यादा है। जो मेन जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो निर्देश जारी किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, क्योंकि जब आप उनको मना के लाएंगे उन विधायकों को, तो कोई वादे तो करेंगे, आप उनको बताएंगे तो सही कि पार्टी उनको क्या देगी, आगे उनको क्या दिया जाएगा। इस वादे को करने की भूमिका में आज की तारीख में कांग्रेस में कौन है? किसके बिहाफ पे आप वादा करेंगे? जो उन विधायकों से मिलने जाएगा, किसके बिहाफ पे आप वादा करेंगे? क्या आप सिद्धारमैया के बिहाफ पे वादा करेंगे, आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहाफ पे करेंगे, या राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान के बिहाफ पे करेंगे कि अभी आ जाइए, बाद में देखेंगे? और सोनिया गांधी की जहां तक बात है, देखिए पिछले लंबे समय से कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स से वो अलग हो गई। राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद हमने देखा, राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद हमने देखा कि लोकसभा में रायबरेली के मसले पे बोली, उसके बाद सांसदों से मुलाकात हुई, राज ठाकरे से मुलाकात की उन्होंने। प्रियंका गांधी उस तरह का एक्टिव रोल अभी तक राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में निभाती हुई नजर नहीं आई है बुशरा जी। जरूर उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी पूर्वांचल की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने रैली की, देश के कई राज्यों में गई, गुजरात में कारखानी हुआ था वहां गई, लेकिन एक राष्ट्रीय भूमिका जो निभानी थी उसमें प्रियंका गांधी आई नहीं है। और एक बड़ा दिलचस्प बात मैं अभी बताऊं कि जो राहुल गांधी ने एक एम्बार्गो लगा दिया है कि मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो भाई बहन का रिश्ता कैसा है, इसको लेकर भी हमें सोचना होगा कि भाई ने इस्तीफा दिया लेकिन कह रहा है कि ठीक है, ना बहन को बनाना है, ना मां को बनाना है, किसी चौथे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। तो उनके अंदर क्या चल रहा है, इसको लेकर भी देखना पड़ेगा कि वाकई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आज की तारीख में गांधी परिवार में। तो स्थिति इसी तरह से बनी। देखा जाए, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, अहमद पटेल, ये वो नेता हैं जब कोई भी मुश्किल की घड़ी आती है कांग्रेस में सबसे पहले सामने आते हैं। गुजरात से लेकर तमाम जगहों पर जहां भी सरकार बनाने में मुश्किल आई, या फिर राज्यसभा का हमने इलेक्शन जब देखा था अहमद पटेल का, तब भी हमने देखा था कि किस तरह से ये लोग एक तरह के संकट मोचक बनकर आए थे कांग्रेस के लिए। अभी ये लोग बिल्कुल गायब हैं, कोई कहीं नजर नहीं आ रहा, किसी का कोई बयान नहीं है। लगे रहा है कि जो सिर्फ लोकल लीडरशिप है उसमें भी उस तरह से सिद्धारमैया आकर बयान दे, वो भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसमें एक बड़ी दिलचस्प
चीज ये है बुसरा जी कि तमाम नेता एक्टिव हैं, हाँ। लेकिन वो कर्नाटक के मसले पर एक्टिव नहीं है, हाँ। वो दिल्ली में एक्टिव है और ये तय करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया जाए। देखिए एक बात साफ हो चुकी है कि राहुल गांधी नहीं बनेंगे, कोई अगला अध्यक्ष चुने जाना है, तो हर नेता अपनी लॉबिंग तो कर ही रहा है ना, हर नेता कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहा है कि उस पर कृपा दृष्टि हो जाए और उसको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ये तमाम नेता सक्रिय हैं, लेकिन सरकार बचाने से ज्यादा फिलहाल दिल्ली की राजनीति में सक्रिय है, क्योंकि यहां एक बड़ा पद, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है। और भले ही एक बड़ी चुनावी हार मिली हो कांग्रेस की, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस आज भी इस देश की बड़ी पार्टियों में से एक है। मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भले ही ना मिला हो, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लॉबिंग उधर नहीं हो रही, लेकिन लॉबिंग इधर जरूर हो रही होगी। जी, जाहिर सी बात है। क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, इसको सिचुएशन को थोड़ा सा मैं अगर पलट के देखूं कि अगर जेडीएस बीजेपी को सपोर्ट करती है और बीजेपी ये ऑफर अगर उसे करे कि भाई आपको हम जो भी आपके एमपीज हैं या राज्यसभा से लाकर किसी भी तरह से लाकर हम आपको मिनिस्ट्री जो है सेंटर में दे दें और वहां पर बीएस येदियुरप्पा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए और वो इस तरह से सपोर्ट करें और बाहर से पार्टी को सपोर्ट करें, क्या आपको इस सिचुएशन में कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी इतने पचड़े में नहीं पड़ेगी? नहीं, देखिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। पहली बात तो ये कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के हालात में मुझे लगता नहीं कि जेडीएस को इस तरह से बीजेपी अपने खेमे में लेगी कि केंद्र में मंत्री पद ऑफर किया जाए। क्योंकि केंद्र में हमने देखा कि जनता दल यूनाइटेड को एक मंत्री पद उन्होंने ऑफर किया था जो नहीं लिया। सहयोगी जो अनुप्रिया पटेल अपना दल, उनको ऑफर ही नहीं किया गया। तो आज की हालत में शिवसेना को जिस तरह से ऑफर किया गया, तो आज की हालत में जेडीएस को केंद्र में मंत्री पद बीजेपी दे, इस बात की संभावना कम है। बल्कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि जेडीएस के विधायकों का एक फ्रैक्शन, जेडीएस के विधायकों का एक धड़ा टूटकर इस तरफ आ जाए, क्योंकि अभी उनको लगता है कि कुमारस्वामी सरकार बचा लेंगे। अगर वो सरकार बचाने की स्थिति में नहीं होते, इनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है और फिर राज्यपाल कहती है कि विश्वास मत लेके आइए, अगर सरकार गिर जाती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो हो सकता है कि विश्वास मत, बीजेपी के विश्वास मत से पहले जेडीएस के विधायकों का एक धड़ा टूटकर इधर आ जाए। लेकिन पूरा जेडीएस आधिकारिक रूप से बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान करे और उसके बदले में बीजेपी उनके बड़े नेता को केंद्र में मंत्री बनाए, आज की राजनीतिक हालात में, सूरत हाल में फिलहाल इस बात की संभावना मुझे थोड़ी कम नजर आती है बुसरा जी। तो परवेश जी फिर क्या होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सिचुएशन जो है यहां पर इस तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, और क्या आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन हल करने में जेडीएस का ज्यादा अहम रोल आप देख रहे हैं या कांग्रेस का? क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास एमएलए ज्यादा है, उनके ज्यादा एमएलए ने इस्तीफा भी दिया है, जेडीएस के पास कम है, लेकिन सिचुएशन जो है ज्यादा जो हाथ में है वो जेडीएस के है अभी फिलहाल। नहीं, पाठक जी जो कह रहे हैं ये भी है, एक पोजीशन हो सकती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि जेडीएस में से 4 लोग तो अभी भी टूटे हुए हैं और देखना पड़ेगा कि वो किन के, जो स्पीकर ने किन लोगों के इस्तीफे जो है स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, वो कि जिनके वैलिड हैं, वो वैलिडिटी पे जो उन्होंने क्वेश्चन चिन्ह लगाए, तो किन के वैलिड हैं उस पर उन्होंने बात करी। वो देखना पड़ेगा उसमें से जेडीएस के कितने हैं, क्योंकि जो 13 लोगों ने छोड़ा उसमें से 4 तो जेडीएस के ही हैं और 9 करीब कांग्रेस के हैं। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि बीजेपी की स्थिति अच्छी है, बीजेपी वहाँ सरकार बना सकती है और जेडीएस कोई राजनीति में कोई अनटचेबल नहीं होता है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, हमेशा राजनीति के अंदर जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी, बस बहुजन समाज पार्टी, जो इतना समय से लड़ते झगड़ते रहे, वहाँ का उनका काडर लड़ता झगड़ता रहा, लेकिन जब एक ऐसी परिस्थिति पड़ी तो उन परिस्थितियों में वो साथ मिल गए। दूसरी चीज़, आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं मैं, लोकसभा चुनाव के अंदर इस तरह की एक पूरा र्यूमर उड़ रहा था कि शायद जेडीएस जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो बीजेपी के साथ भी जा सकता है। ये सरकार उस समय चल रहा था जब लोकसभा के चुनाव थे, आप देखेंगे र्यूमर उड़ रहा था या क्या हो रहा था, मीडिया में भी कुछ चला था। तो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा चीज, जो एच.डी. देवेगौड़ा है वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं है बीजेपी पार्टी के, बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं है। आप उनकी स्पीचेस वगैरह देखें, कुछ देखें तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल की जो बीजेपी है उसको लेकर तो उन्होंने बहुत तरह के जो है उन्होंने बयान दिए हैं, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है, ऐसा हो सकता है। ऐसी पोजीशन अगर आती है तो सीधा उसको येदियुरप्पा को बनाने में और केंद्र में देने में कोई दिक्कत है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और बीजेपी
इस स्टेट को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहेगी। संतोष जी, तो अगर बीजेपी नहीं खोना चाहेगी तो कांग्रेस के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और कांग्रेस ने यही राज्यसभा लोकसभा में उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, खरीद फरोख्त की जा रही है, डेमोक्रेसी जो है उसको तार तार किया जा रहा है, और ये भी इल्जाम लगाया कांग्रेस ने कि पेट जो है बीजेपी का भर नहीं रहा है और उसके पास इतनी लोकसभा की सीटें हैं और जो स्टेट्स बचे हुए भी हैं वो भी वो हमसे छीनना चाहती है। डर कांग्रेस को ये भी है कि ये सिर्फ कर्नाटक तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उसे डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो इसके बाद फिर मध्य प्रदेश का नंबर आए। देखिए, तो लोकसभा चुनाव से पहले ही ये बात कही जा रही थी। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नतीजा आया तो कहा गया कि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है तो मध्य प्रदेश की सरकार और कर्नाटक की सरकार, ये दोनों सरकार गिर सकती है। मध्य प्रदेश का मसला थोड़ा सा दूसरा अलग है, मुझे लगता है, चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी अभी तक यही नहीं तय कर पा रही कि क्या फिर से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की राजनीति में भेजना है या वहां एक नया लीडरशिप पैदा करना है। पहले ये कहा गया कैलाश विजयवर्गीय आ सकते हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का जिस तरह से इंसिडेंट हुआ, प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में जो चेतावनी जारी की, तो वहां बीजेपी खुद थोड़े से उलझन में है कि किसको मध्य प्रदेश में चेहरा बनाया जाए। तो वहां, और दूसरी बात, कमलनाथ एक बड़े अच्छे मैनेजर माने जाते हैं, उनको दिल्ली की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे मैनेजर माने जाते हैं और वो सरकार अपना बचा के चल रहे हैं। और वो एक तरह की बीजेपी तरह की पॉलिटिक्स वहां पर कर रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत मजबूत और कद्दावर नेता है, वो भी अपनी सरकार बचाते हुए चल रहे हैं। कर्नाटक का मसला ये है कि वहां जेडीएस और कांग्रेस के बीच मतभेद है और कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे धड़े बने हुए हैं, इसलिए ये समस्या जो है वो खड़ी हो रही है और बार बार खड़ी हो रही है। कर्नाटक एक परफेक्ट एग्जांपल हम इसको कह सकते हैं कि किस तरह से पोस्ट पोल अलायंस के बाद जो सरकारें बनती हैं उनका क्या हासिल होता है। आज की तारीख में सरकार बचे या जाए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राजनीतिक अस्थिरता का जो वातावरण कर्नाटक में बना हुआ है वो खत्म नहीं होने जा रहा है। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन तो यही होना चाहिए आज की हालत में कि इसके बाद अगर ये सरकार गिरती है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद चुनाव करवाने चाहिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष के अंत तक चुनाव होना है। आखिर कब तक एक साथ करा दिया जाए? आखिर कब तक हम इस तरह का नाटक झेलेंगे कि विधायक नाराज होकर चले जाते हैं? कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, क्या विधायकों को अपने ही राज्य में इतना डर लगता है कि वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं? एक ने रिसोर्ट में रोका हुआ है, एक होटल में लेकर उनको भ्रमण करा रहे हैं पूरे देश का। तो ये जो टेंडेंसी है, मुझे लगता है परंपरा बंद होनी चाहिए और यहां राज्यपाल को सख्त स्टैंड लेते हुए कहना चाहिए कि आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में बहुमत साबित कीजिए, और नहीं तो ठीक है, वातावरण नहीं है राज्य में सरकार चलाए रखने का, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। बिल्कुल। और आप ये देखें संतोष जी कि आवाम कितना ठगा सा महसूस कर रही होगी वहां पर कि माना कि हंग असेंबली हुई, लेकिन एक उसने क्लियर मैंडेट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि आपने अलायंस की, आपने वहां पर हुकूमत बनी, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, उसके बाद आप उस आवाम के साथ क्या कर रहे हैं? जब ये नाटक चल रहा है तो लोगों के काम क्या हो पा रहे होंगे, उनके इश्यूज क्या सुन पा रहे होंगे, जब अपने ही इश्यूज वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और विधायक अपने विधायकी क्षेत्र से गायब है। हाँ। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प होता है कि एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि, कितने हजारों लोगों का वोट लेके वो विधायक बनता है, वो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, और विधायक ये खुद ये मान के चले या एक मैसेज दे कि देखो मैं बेंगलोर में या कर्नाटक में सुरक्षित नहीं हूं, इसलिए मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है, गोवा जाना पड़ रहा है, दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। आप अपने उस जनता का ही तो अपमान कर रहे हैं जिसने आपको चुना है। आप सीधे सीधे ये तय कीजिए कि सरकार चलानी है कि नहीं चलानी। नहीं चलानी है तो सीधे सीधे जाके इस्तीफा दीजिए। उसके बाद भ्रमण करने के, रोशन बेग साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि मैं जा रहा हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है, मैं विधायक नहीं रहूंगा, कांग्रेस में शामिल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं कर्नाटक छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि तमाम विधायकों को इस तरह का स्टैंड अपनाना चाहिए। इधर रहना है या उधर रहना है, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन जहां भी रहना है अडिग होकर रहे, कम से कम आयाराम गयाराम की तरह ना करे। मुझे लग रहा है कि उन्हें अपनी ही पार्टी से डर लग रहा है कि कहीं उन्हें किडनैप ना कर लिया जाए और फिर उन्हें उस तरह से मनाया जाए जिस तरह से वो उन्हें मनाना चाहते हैं, ना कि उस तरह से जिस तरह से वो चाहते हैं कि उन्हें मनाया जाए। तो अभी देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये जो नाटक है कर्नाटक का, ये सियासी ड्रामा जो है, ये कितने दिन चलता है और क्या वाकई में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलता है या फिर नहीं, जिसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।